हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों के एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के परीक्षार्थियों के लिए है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपने या फिर आपके किसी जानकार ने इस परीक्षा में भाग लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छे से हुआ है और आप सभी बेसब्री से अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा राजस्थान के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक करवाया गया और परीक्षा देने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, अलग अलग तरह की चर्चाएं आपके आसपास की जा रही हैं। आपने इससे पहले इसी विषय पर अलग अलग जगह वीडियो देखे होंगे, चर्चाएं सुनी होंगी। काफ़ी ग्रुप्स के आप सदस्य बने हुए हैं, वहाँ भी आपने चर्चाएँ सुनी होंगी। तो इतनी सारी चर्चाएँ और इतने वीडियोज़ के बाद एक और वीडियो की क्या ज़रूरत है, आपके मन में सवाल ज़रूर होगा। तो सबसे पहले तो हम उसी सवाल का जवाब देना चाहेंगे। दोस्तों, इस परीक्षा के आयोजन के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनको लेकर के परीक्षार्थियों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वो इस भर्ती परीक्षा को लेकर के, उसके आयोजन को लेकर के और उसमें जो पेपर हुआ है उसको लेकर के काफ़ी कंफ्यूज हैं और उनके जो डाउट हैं उन्हीं को हम सुलझाना चाहते हैं। इसके लिए आपको पूरे मन के साथ इस वीडियो से जुड़े रहने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जैसी भी अपनी प्रतिक्रिया होगी हमें ज़रूर भेजेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में कुछ विषयों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उस असमंजस की स्थिति को हम कुछ हद तक दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने वीडियो का टाइटल देखा, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, मतलब क्या सोचकर हमने तैयारी की थी, हमें क्या पढ़ाया गया, वो किस स्तर का था और पेपर किस स्तर का आया, वहाँ हमने कैसा प्रदर्शन किया। और उसके बाद में भी काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई जो हमें असमंजस की स्थिति में डालने के लिए पर्याप्त थी और वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है उसका हम आकलन करेंगे। वो क्यों पैदा हुई, उसमें अब क्या किया जा सकता है और कुछ हद तक उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। जब अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर इतने सारे वीडियो हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से संबंधित, तो एक और वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस क्या है, क्या रूल्स हैं जिनके तहत इस भर्ती को पूरा किया जाएगा, वास्तविकता में वैकेंसी कितनी है, सिलेबस और पेपर में क्या समानता थी या क्या वो सेम स्तर के थे या उनका स्तर अलग अलग था। एक डाउट ये भी है कि क्या परीक्षा दोबारा हो सकती है और अगर हो सकती है तो कब होगी। जिन सवालों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो सही हैं या गलत हैं, उनका क्या जवाब होना चाहिए। जो जवाब बोर्ड ने सही माना है क्या वो सही है, अगर उसमें बदलाव होता है तो क्या बदलाव होगा या नहीं होगा, उनकी चर्चा की जाएगी। कितने नंबर पर आपको इस बात की संतुष्टि हो जानी चाहिए कि अब आपको ये जॉब बिल्कुल मिलेगी, आप इस नौकरी के लिए सेलेक्ट हो जाओगे, आपको जॉइनिंग मिलेगी। और आखिरी जो हमारा बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि जॉइनिंग कब तक हो सकती है, सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद कब से आप इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु, जैसे हमने बताया कि जब इतने सारे वीडियो हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से संबंधित, तो इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने उन सब के विषय सुने होंगे, उन्होंने किस विषय पर चर्चा की, वो क्या कहना चाहते हैं वो आपने सुना। कुछ वीडियो से आप सहमत होंगे, कुछ वीडियो से आप सहमत नहीं होंगे। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपकी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि जो बिंदु हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में डाले हुए हैं और जिनकी वजह से आप परेशान हैं, काफ़ी वीडियो आपने देख ली इनसे रिलेटेड, लेकिन आपकी स्थिति अभी तक जो असमंजस की है वो अभी दूर नहीं हुई है, तो उसी को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो हमारे जो मुख्य बिंदु रहने वाले हैं वो होंगी कट ऑफ, कि वास्तव में कट ऑफ क्या जाएगी,
कोई बोलता है 110 जाएगी, कोई कह रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स ले आइए और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इन दोनों में से क्या सही हो सकता है? इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं भर्ती अटक जाएगी, इस भर्ती में काफ़ी अप्रिय घटनाएं हुई हैं और कुछ इस तरह के विवाद निकल के आ रहे हैं जिनकी वजह से लगता है कि ये परीक्षा दोबारा हो सकती है। तो क्या ये भर्ती दोबारा होगी, ये भी देखेंगे। इसकी जो फाइनल आंसर की है उसमें क्या होगा? सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि वो कब तक आएगी। फिर दूसरी बात, यदि वो आएगी तो उसमें जो प्रश्न हैं जिनको चैलेंज किया गया था उनका क्या होगा? उन्हें डिलीट किया जाएगा या बोनस दिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा? और जो अंतिम विषय है वो होगा कि आपको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। शायद यही वो बिंदु हैं जिनको लेकर के आप अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में। लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे अपनी ज्वाइनिंग को, अपनी नौकरी को लेकर के। तो सबसे पहली बात तो यह है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या थी। हालांकि मुझे पता है कि आप में से शायद ही कोई ऐसा अभ्यर्थी होगा जो ये नहीं जानता होगा कि इसकी भर्ती की प्रक्रिया क्या है, लेकिन फिर भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, हम एक बार फिर देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन आया था जिसके ज़रिए आपको जानकारी मिली कि कंप्यूटर टीचर की राजस्थान में भर्ती होगी। अलग अलग कैटेगरी में उसकी पोस्ट आई थी। एक थी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और एक थी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। दोनों के लिए अलग अलग पात्रता हैं, दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न है और काफ़ी अलग अलग चीज़ें उनके लिए निर्धारित की गई हैं। तो नोटिफिकेशन आने के बाद में आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाए गए थे, जिसके माध्यम से आपने अपने फॉर्म भरे ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपको बताया गया था कि आपकी जो परीक्षा है वो जून के महीने में होने वाली है। उसकी तारीखें आई थी। राजस्थान के विभिन्न केंद्रों पर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इस परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया गया और उस परीक्षा के बाद में हालांकि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसकी जो है प्राइमरी आंसर की आई। प्राइमरी आंसर की आने के बाद में आपको अपने नंबरों का अंदाज़ा हो गया होगा, आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं इस परीक्षा में। अब आंसर की के बाद हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट के बाद क्या होगा? रिज़ल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपके प्रमाण पत्र जो हैं उनको सत्यापित किया जाएगा और जब वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद आपकी कुछ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कुछ आपसे दस्तावेज प्रस्तुत करवाए जाएंगे और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये था आपके नोटिफिकेशन आने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट के रूल क्या हैं। जो रूल इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो आप सभी को परेशान किए हुए हैं, उसकी हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं और वो रूल है मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे कि आपने देखा कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दोनों में ही 2 पेपर हुए थे। पेपर 1 जिसमें आपसे जीके और नॉन टेक्निकल सवाल पूछे गए थे और पेपर 2 जिसमें आपके टेक्निकल सवाल पूछे गए थे। आपने वो पेपर देखा और मुझे उम्मीद है आपने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कम से कम 35% अंक लाना आवश्यक है दोनों पेपरों में अलग अलग, यानी कि पेपर 1 में 35% और पेपर 2 में भी 35%। अगर आप दोनों में से किसी भी पेपर में इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आगे की भर्ती के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए क्राइटेरिया 40% है। ठीक है, अब जो अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं वो तो संतुष्ट हैं, वो आगे की प्रोसेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और जो अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो अभी भी चिंता में है कि क्या होगा, क्या ये क्राइटेरिया कम होगा, क्या ये क्राइटेरिया कम नहीं होगा। देखिए, इस विषय पर चर्चा करने का भी कोई लाभ नहीं है कि रूल पहले नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया, या फिर परीक्षा होने के बाद अचानक से इसे ज़बरदस्ती इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया। इन चर्चाओं का अब कोई मतलब नहीं है। अब मतलब ये है कि इस रूल के आने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आगे की जो प्रक्रिया है उसमें क्या बदलाव हो सकता है, या आगे जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा उस पर इस रूल का क्या प्रभाव होगा, कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आपने अब तक जितने भी वीडियो देखे होंगे उन सभी में आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जो भी लोग कट ऑफ का आकलन कर रहे हैं,
कट ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं, वो एक बात काफ़ी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मतलब काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार करके बोलते हैं कि भाई 10,000 सीटें हैं, ये तो सीटें खाली जाने वाली हैं और इसकी जो कट ऑफ है वो तो बहुत ही कम जाएगी। मतलब आप मिनिमम पासिंग मार्क्स ले आइए, यानी कि आप यदि आरक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं तो 35% मार्क लाइए दोनों पेपर्स में और जॉब ले जाइए। वहीं यदि आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आप 40% मार्क्स लाइए दोनों पेपर में और आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो 10,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं जिनके लिए बोला जा रहा है कि कंप्यूटर निदेशक के लिए हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर निदेशक के लिए ही है, लेकिन जो भर्ती है वो काफ़ी भागों में बटी हुई है। इसकी वैकेंसी है वो काफ़ी भागों में बटी हुई है, वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक और बेसिक कंप्यूटर निदेशक। अभी क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय है वो बेसिक कंप्यूटर निदेशक भर्ती पर चर्चा करना है, तो हम नॉन टीएसपी एरिया में देखेंगे कि भर्ती के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि जो मुख्य रूप से कट ऑफ की चर्चा है वो नॉन टीएसपी एरिया में है। टीएसपी एरिया में जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि वहाँ सीटें खाली जाने की थोड़ी बहुत संभावना है और वहाँ की जो कट ऑफ है उसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल भी है। लेकिन नॉन टीएसपी एरिया में यदि हम देखें तो जो मुख्य रूप से अभ्यर्थी हैं वो इसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, और कट ऑफ के लिए वैकेंसीज़ बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा है तो आपको इस बात की अच्छी तरह से जानकारी होगी कि यूआर कैटेगरी में 2,322, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 632, ओबीसी कैटेगरी में 1,314, एससी कैटेगरी में 1,000 और एसटी कैटेगरी में 751 वैकेंसीज़ हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है। इसमें बाकी जो कैटेगरी हैं, एक्स सर्विसमैन होगा, फीमेल हुए, ये इसमें अभी शामिल नहीं है। तो इतनी पोस्ट ये मेल्स के लिए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो सामान्यतः पुरुष वर्ग की जाती है। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट आपके सामने आप देख सकते हो, इनको देख करके आपको क्या लगता है, क्या पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग के 2,322 परीक्षार्थी नहीं मिल सकते? अगर आप 2.5 गुना भी करेंगे तो ये कम से कम 5,000 के आसपास बैठेंगे, और जहाँ तक मेरा विचार है इतने अभ्यर्थी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 632 अभ्यर्थी हैं। इसे देखकर भी नहीं लगता कि यहाँ किसी भी तरह से कोई सीट खाली जा सकती है। बाकी वर्ग के बारे में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इनको देख के भी आप समझ सकते हैं कि सीटें खाली जाना थोड़ा मुश्किल काम है। और रही बात कट ऑफ की, उसकी भी चर्चा हम आगे जाके करेंगे। हमारा जो यहाँ मुख्य उद्देश्य था वो आपको इस बात से अवगत करवाना था कि वैकेंसीज तो 10,000 हैं, लेकिन वो हर कैटेगरी के लिए 10,000 नहीं है, वो बटी हुई हैं हर एक कैटेगरी के हिसाब से। तो आप ये मान कर ना चलें कि वैकेंसीज 10,000 है, सीटें खाली जाएंगी और कट ऑफ तो बिल्कुल ही कम जाएगी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वैकेंसी टुकड़ों में बटी हुई हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं वो कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट होंगे, उनके मार्क्स की गणना की जाएगी और फिर उनका आगे की प्रक्रिया के लिए चयन किया जाएगा। आगे हम देखते हैं। तो एक जो बड़ा असमंजस पैदा करने वाला जो ये विषय है वो है सिलेबस और पेपर। काफ़ी अभ्यर्थियों का ये मानना है, जिनका पेपर अच्छा गया वो भी और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया वो भी, दोनों इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि जो पेपर था उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रेड पे की तुलना में पेपर काफ़ी कठिन बना दिया गया है, ये पेपर किसी वैज्ञानिक के लिए है या किसी बड़ी कंपनी का पेपर लगता है। तो दोस्तों, इस बात की चर्चा करने से अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब पेपर हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा, परीक्षा का जो सिलेबस है वो बोर्ड ने बनवाया था, और जिस बोर्ड ने सिलेबस बनवाया था, सवाल उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उसी ने इसका पेपर बनाया है। तो दोस्तों, बोर्ड के पास पूरा अधिकार होता है कि वो सिलेबस तैयार करे अपने हिसाब से और पेपर भी अपने हिसाब से तैयार करे। तो हम इस बात पर चर्चा ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि हमारा प्रदर्शन उस परीक्षा में कैसा रहा, क्योंकि सिलेबस और पेपर सबके लिए समान था, लेकिन प्रदर्शन सबका अलग अलग होता है। कुछ का प्रदर्शन अच्छा रहा, कुछ का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दूसरा, बोर्ड का जो उद्देश्य है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है, यानी कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं उन्हें सेलेक्ट करना है, ना कि सीटें पूरी भरना। जब भी बोर्ड कोई भर्ती कराता है, उसका सिलेबस बनाता है या उसका पेपर बनाता है, तो वो ये सोच के नहीं बनाता है कि उसे सारी सीटें भरनी है। वो ये सोच के बनाता है कि उसे जो अभ्यर्थी मिले वो सक्षम हों हर तरह से। दोस्तों, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अंतिम निर्णय बोर्ड का ही होता है। पेपर का लेवल और सिलेबस जहाँ तक देखा जाए समतुल्य है,
पेपर की जो चर्चा हो रही है कि पेपर का लेवल अच्छा नहीं था, या फिर ये कहा जा रहा है कि सिलेबस काफ़ी उच्चतम लेवल का था, तो ये चर्चा सिलेबस जारी होने के बाद की जानी चाहिए थी। सिलेबस जारी हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर आपने जब पेपर दिया, पेपर का लेवल इतना अच्छा है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो निराशा होना तो स्वाभाविक है। लेकिन इसके लिए पेपर के लेवल को या सिलेबस को या फिर बोर्ड को दोषी ठहराना सही बात नहीं है। दोस्तों, जो पेपर का लेवल है वो ग्रेड पे के हिसाब से या सीटें भरने के हिसाब से नहीं तैयार किया जाता। वो सिर्फ सक्षम अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए ही तैयार किया जाता है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए पेपर का जो लेवल है वो उसके सिलेबस के हिसाब से समतुल्य है। बोर्ड अगर चाहता तो इससे भी ज़्यादा अच्छे लेवल का पेपर बना सकता था, लेकिन जो भी सिलेबस बना या जो भी पेपर बना उस पर पूरी तरह से बोर्ड का अधिकार है। अभ्यर्थियों से सिर्फ यही अपेक्षा रहती है कि वो अच्छी तरह से तैयारी करें, जो जो सिलेबस के बिंदु हैं उन्हें अच्छी तरह से कवर करें, ताकि कोई भी ऐसा एरिया ना छूटे कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाओ। आगे देखते हैं। चलिए, अब एक और जो डाउट है लोगों के मन में वो ये है, क्या परीक्षा दोबारा होगी, और जिन प्रश्नों को हमने चैलेंज किया था उनका अब क्या होगा। तो दोस्तों, बोर्ड ने आंसर की जारी करने से पहले काफ़ी समय लगाया। काफ़ी अभ्यर्थी इसको लेकर के थोड़े नाराज़ भी थे, लेकिन यहाँ उनके पास मौका था। वो चाहते तो जो भी घटनाएं हुई थी इस पेपर से संबंधित, जिनको लेकर के अभ्यर्थी में आक्रोश हैं, तो वो उसके लिए सबूत पेश कर सकते थे, कोर्ट से गुहार लगा सकते थे कि उनकी बात सुनी जाए, उन्हें न्याय मिले। ठोस सबूतों के बल पर कुछ किया जा सकता था। काफ़ी अभ्यर्थियों ने प्रयास भी किया और उसको लेकर के कोर्ट अपना रुख थोड़े दिन में जाहिर करेगा। दोस्तों, अब इस विषय में कुछ भी किया जाने की संभावना थोड़ी कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि आपके पास सही सबूत हैं, आपके पास पूरी जानकारी है, तो आप इस विषय में ज़रूर कुछ कर सकते हैं। जिन प्रश्नों को लेकर असमंजस की स्थिति है कि उनका आंसर क्या होना चाहिए, कोई विकल्प जो है उस प्रश्न में मौजूद नहीं था, या प्रश्न की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट थी, तो उसको लेकर के बोर्ड का जो निर्णय है वही अंतिम होगा। प्रश्न पत्र बोर्ड ने बनाया था, उसके जो आंसर हैं वो बोर्ड ही निर्धारित करेगा। आपको मौका दिया गया है कि आप प्रश्नों को चैलेंज करें, आपने बिल्कुल चैलेंज भी किया होगा। अब जो निर्णय होगा वो बोर्ड का होगा और सबके लिए मान्य होगा। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो के उस हिस्से पर आ चुके हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि कट ऑफ। कट ऑफ इस परीक्षा की क्या जा सकती है। आपके जो नंबर आ रहे हैं उनके अनुसार क्या आप सुरक्षित हैं, आप अपनी जॉब पक्की समझें, या फिर आपको आगे और तैयारी करने की भी ज़रूरत है। किसी भी परीक्षा में जो कट ऑफ जाती है वो मिनिमम मार्क्स होता है, जितने आपको कम से कम लाने होते हैं अगर आपको उस परीक्षा में या उस भर्ती प्रक्रिया में आगे के चरणों में शामिल होना है। और वो कुछ प्रमुख बिंदुओं पर निर्भर करती है। उसी तरह से इस परीक्षा में भी कुछ बिंदु हैं जिनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं, लोगों ने अपनी अपनी कट ऑफ बनाई हुई हैं। आपने सभी के वीडियो देखे होंगे, आपने ग्रुप्स में पोस्ट देखी होंगी, जिनमें से कुछ को देखकर आपको लगता है कि ये संभव है, कुछ को देख के लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया में इन बिंदुओं को देखते हुए लगता है कि ये कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। कट ऑफ इसकी वजह से बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोचिंग स्टूडेंट्स एंड द बोर्ड। आप सभी जानते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड ने इसका पेपर बनाया था, और कुछ अभ्यर्थियों का ये मानना है कि पेपर का जो लेवल था, जो स्तर था, वो अपने सिलेबस के अनुरूप नहीं था। उनका मानना था कि सिलेबस का जो लेवल था उसका स्तर थोड़ा सा ज़्यादा था, और उसकी वजह से वो परीक्षा में अपनी इच्छा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो जब इसकी तैयारी शुरू की गई थी और इस तरह की चर्चाएं थी कि इसका जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से इसका पेपर का जो स्तर है वो थोड़ा कम रहेगा। सूचना सहायक से इसकी तुलना की जा रही थी। शिक्षा विभाग में और जो परीक्षाएं होती हैं उनसे इसकी तुलना की गई थी। उनके वेतनमान को लेकर के, उनके सिलेबस के स्तर को देखते हुए ये माना गया कि इसका जो पेपर का स्तर है वो कम जा सकता है। लेकिन जब आप परीक्षा देने गए होंगे, आपने वहाँ देखा होगा कि पेपर का स्तर थोड़ा ज़्यादा था। जिस तरह की चर्चाएं थी उसके अनुरूप पेपर का लेवल नहीं था, और आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ प्रदर्शन नहीं कर पाए। और किसी भी परीक्षा में जो अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं, जितने सवाल उनके सही होते हैं, उनको जो स्कोर मिलता है
उसी के बेस पर कहीं ना कहीं आगे जा करके कट ऑफ डिसाइड होती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है इस एग्ज़ाम का, और वो यही है कि परीक्षार्थी उस स्तर पर तैयारी करके नहीं गए थे जिस स्तर का पेपर आया था। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि इस परीक्षा के स्तर को कमतर आंका गया, जो कि इसके ग्रेड पे को लेकर के, इसके जॉब प्रोफाइल में जो कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो इस बात को लेकर असमंजस में थे कि ये अनुदेशक और शिक्षक दोनों में से कौन सी पोस्ट है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर भी कंप्यूटर शिक्षक का उल्लेख नहीं किया गया है। वहाँ पे यही बताया गया है कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग की भर्ती है तो ये पता चलता है कि ये भर्ती कंप्यूटर शिक्षक की ही है। और उसके हिसाब से देखा गया तो जो पेपर का जो स्तर था उसे ज़्यादा माना गया, क्योंकि जो पेपर में जो सवाल आए थे उनका जो स्तर था वो जो हाई लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि इसरो की परीक्षा है, गेट की परीक्षा है, और जो अलग अलग तरह की परीक्षाएं होती हैं, नेट की परीक्षा है, उन परीक्षाओं के सवाल इसमें शामिल किए गए थे। और उसे देखते हुए इसका जो स्तर है पेपर का वो काफ़ी ज़्यादा था और बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो पेपर को कम आंका गया, उसके हिसाब से तैयारी भी उस स्तर की नहीं हुई जिस स्तर का पेपर वास्तव में आया था। तो उसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं उनका स्कोर इस परीक्षा में थोड़ा कम रहेगा। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया जो अभ्यर्थी हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से इसकी कट ऑफ पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जो तीसरा बिंदु है वो यही है कि नेगेटिव मार्किंग जो इसमें थी वो 1/3 थी। सामान्य जो परीक्षाएं होती हैं उसमें या तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है या फिर नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/3 थी, जो कि ज़्यादा है। यानी कि एक सवाल आप गलत करते हो, जो मार्क्स आपके काटे जाएंगे वो 1/3 होंगे। यानी अगर 1/4 होता तो 0.25 आपके नंबर कटते, लेकिन अब 0.33 कटेंगे, 0.08 का आपको ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। यानी कि इस परीक्षा में जो नकारात्मक मार्किंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन का जो वेटेज है थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो ओवरऑल यदि आप स्कोर देखोगे आपका जो स्कोर है वो कम रहेगा। तो हाई नेगेटिव मार्किंग भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। ओवरऑल जो लोगों का स्कोर है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों को ये चेताया गया था काफ़ी कोचिंगों के माध्यम से, इसी सोशल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे वीडियोज़ आए थे जिसमें ये सलाह दी गई थी कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, आप कम से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको ठीक से आता हो, आप जिसमें कंफर्म हो, बिल्कुल आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि यही आंसर सही है, तो ही आप उसको अटैम्प्ट करें। आपको पूरी तरह से कंफर्म हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जो उत्तर आप अंकित करने जा रहे हैं ओएमआर शीट में वो बिल्कुल सही है, तो ही आप उस सवाल को अटैम्प्ट करें। लेकिन भावनाओं में बहते हुए, क्योंकि पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा था और शायद अभ्यर्थी अपने मन में एक स्कोर बिठा कर गए थे और वो उतना स्कोर करना चाहते थे, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और वो इस बात को भूल गए कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 नहीं 1/3 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की वजह से और नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों ही फैक्टर रहे जिसकी वजह से स्कोर कम रहा है। और काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर मिनिमम पासिंग मार्क्स के या तो थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर कम रह गया है, तो इस बात से कट ऑफ डिसाइड ज़रूर होगी। यही वो बिंदु है जो कट ऑफ को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। अगला जो बिंदु है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स को लेकर ही है। किसी भी अभ्यर्थी का दोनों पेपरों में से किसी भी एक पेपर में 40% या 35% जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे उसका स्कोर कम रहता है, तो उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने इसको लेकर के एक नोटिस भी जारी किया था और पहले कन्फ्यूज़न था, लेकिन अब ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स तक स्कोर नहीं कर पाएगा उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका स्कोर किसी एक पेपर में ज़्यादा होगा क्योंकि उन्हें अच्छी नॉलेज थी, उस एरिया में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने वहाँ अच्छा स्कोर किया। लेकिन जो दूसरा एरिया था, जो दूसरा पेपर था, पेपर 1 भी हो सकता है, वो पेपर 2 भी हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और दूसरे पेपर में जो है उनका स्कोर अच्छा नहीं रहा या फिर वो पास ही नहीं कर पा रहे उस पेपर को, मिनिमम पासिंग मार्क्स से उनके स्कोर कम है और उन्हें डर है कि अब उन्हें आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, तो उनका जो पेपर 1 है जिसमें उन्होंने अच्छा स्कोर किया है वो स्कोर जब आगे जोड़ेगा ही नहीं तो कट ऑफ में उसे कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। और ये भी एक फैक्टर है जो कि कट ऑफ को आपको प्रभावित करेगा। अगला यदि आप देखोगे तो कैंडिडेट्स नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग इन बोथ पेपर, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके दोनों पेपर में अच्छे स्कोर हैं। अगर दोनों पेपर में अभ्यर्थी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो कट ऑफ बढ़ सकती है।
लेकिन अब तक की जो स्थिति है अभ्यर्थियों की वो कुछ ऐसी ही है कि या तो किसी एक पेपर में उनका स्कोर अच्छा नहीं है, मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम है, या फिर उनके बाउंड्री लाइन पे हैं, या फिर बहुत ही कम मार्क्स हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा ही स्कोर उनका ज़्यादा है, तो कट ऑफ उस हिसाब से प्रभावित ज़रूर होगी। अगला जो बिंदु है लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पेपर। हालांकि हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस था और जिस स्तर का पेपर था उसे देखते हुए कुछ विशेष स्ट्रीम के जो अभ्यर्थी हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं, बाकी अभ्यर्थी या तो मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं या फिर उनका स्कोर काफ़ी कम है, और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं। हम ऐसे किसी स्ट्रीम को उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो भी उस स्ट्रीम से संबंधित हैं वो ये बात समझते हैं और सच्चाई का उन्हें एहसास है कि उनका जो स्कोर है वो इतना नहीं है कि ओवरऑल कट ऑफ को बहुत ज़्यादा पहुंचा सकें। तो जो स्टूडेंट्स का स्कोर है वो इस वजह से भी कम रहने की पूरी संभावना है। अभी तक का प्रदर्शन यही है कि जो ओवरऑल स्कोर है वो काफ़ी कम है। और जो आखिरी बिंदु है उसकी चर्चा अभी तक मुझे नहीं लगता आपने कहीं पर भी सुनी होगी। अभी तक आपने जो भी वीडियो देखे होंगे, जिनकी भी आपने बातें सुनी हैं, आपने कहीं इसके बारे में सुना होगा, लेकिन हम उसे ज़रूर कंसीडर करेंगे क्योंकि पेपर के लेवल को उठाने में उसका पूरा योगदान है। दोस्तों, आपने देखा होगा अब तक जो भी पेपर हुए हैं उनमें जो भी सवाल हैं उनके विकल्प निश्चित होते हैं, या तो उन्हें सुमेलित करवाया जाता है या फिर उनमें से कोई एक या दो ऑप्शन सही होते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि इस बार जो पेपर का पैटर्न था उसमें जो ऑप्शंस थे वो यूपीएससी या आरएएस की तरह से व्यवस्थित किए गए थे, और आपने देखा होगा वहाँ लिखा था केवल 2 ऑप्शन सही हैं, केवल 3 ऑप्शन सही हैं, इस तरह से। और जो कथन वहाँ लिए गए थे या तो उनकी भाषा आपस में मैच नहीं हो रही थी, या तो उनकी भाषा में अनियमितता थी, या फिर उनकी भाषा इस तरह की नहीं थी कि जिसे देखकर आप सही उत्तर पता कर सको। इसके अलावा जो कथन वहाँ लिखे हुए थे उनमें से जो सही कॉम्बिनेशन था, जो सही विकल्प थे, वो आपके चारों ऑप्शन में उपस्थित नहीं थे। हालांकि आपने क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन किया है, अब ये बोर्ड के ऊपर है वो किस तरह से इसे देखता है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। पर अभी तक का जो हमारा चर्चा का जो विषय है वो यही है कि जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा ज़्यादा था। देखिए, सवालों का लेवल हाई होना अलग बात है और पेपर का पैटर्न अलग होना अलग बात है। हम सब के लिए बिल्कुल नया था, इस तरह का पेपर हमने अभी तक दिया नहीं है। हम अपने जो स्कोर को देखते हैं, जिसमें जो कमी हम देख रहे हैं वो सवालों को लेकर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर के लेवल को लेकर भी है, और मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग इस बात से सहमत भी होंगे। तो अभी जिन बिंदुओं की हमने चर्चा की आप सभी देख रहे हैं, ये काफ़ी सारी एक लंबी लिस्ट हो गई है, और ये सब मिल कर के इस पेपर की कट ऑफ को अच्छी खासी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो अब इतनी चर्चा के बाद मुझे लगता है हमें उस बिंदु पर आ ही जाना चाहिए जो आपको पूरी तरह से निश्चित कर दे कि आपका जो स्कोर है उसके आधार पर क्या आपको आगे किसी और परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको ये जॉब तो मिलेगी और आप चाहे तो आगे की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपको रुकना नहीं है। देखिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना कहीं नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा में आपका चयन हो गया तो आपने संन्यास ले लिया पढ़ाई से, ऐसा नहीं करना है। आपको तैयारी में लगे रहना है, सीखते रहना है। लेकिन फिर भी हमेशा परीक्षा देने के बाद हमें वो स्थिति होती है, हमें सोचते हैं कि आपका इस परीक्षा में चयन होगा नहीं होगा। आपने कई बातें सुनी होंगी अपने परिवार में आसपास के लोगों से जो आपको परेशान भी करती होंगी, और आप में से सभी, जहाँ तक मेरा मानना है, आप में से ज़्यादातर लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आप सब यही चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके आपको ये जॉब मिले और आपके जीवन में एक निश्चिंतता आ जाए। तो उसी को, आपकी उसी इच्छा को देखते हुए हम आपको एक रेंज बताने जा रहे हैं। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आते हैं, आपको लगता है कि आप इस रेंज में आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप सुरक्षित हो और आपको आगे की प्रक्रिया की आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो जो कट ऑफ हम यहाँ बताने जा रहे हैं वो कट ऑफ नॉन टीएसपी एरिया के लिए है। और नॉन टीएसपी एरिया की बात हम क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो कट ऑफ जाती है वो नॉन टीएसपी की थोड़ी सी ज़्यादा जाती है और बाकी एरियाज़ की कट ऑफ इससे थोड़ी कम जाती है। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हो, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हो। और अगर इतने मार्क्स पर आपको नॉन टीएसपी में सिलेक्शन मिल सकता है तो बाकी एरिया में बड़े आसानी से मिल जाएगा। आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमने इसमें शामिल किया है।
देखिए जिस हिसाब से हमने वैकेंसी आपको इसमें बताई हैं, उन्हीं वैकेंसी के हिसाब से ये जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेल हो, फीमेल हो या किसी भी अन्य कैटेगरी में हो, आप आसानी से अगली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कट ऑफ, हर एक कैटेगरी के हिसाब से आपको कट ऑफ यहाँ अंकित की गई है। आप देखोगे कि जो रेंज हमने यहाँ बताई है वो जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स के बाद आपको कितने और नंबर लाने होंगे। जैसे कि अगर यूआर की बात की जाए तो 40% मार्क्स दोनों पेपर में होने चाहिए। अगर आपके दोनों पेपर में 40% मार्क्स हैं तो ही आप कट ऑफ की बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी एक पेपर में आपके मार्क्स कम रह गए मिनिमम पासिंग मार्क्स से तो आप अगले चरण में नहीं पहुंच पाओगे। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया अगर आपने प्राप्त कर लिया है सफलतापूर्वक और उसके बाद भी कम से कम 20 नंबर आपके उससे ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को यूआर कैटेगरी में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकते हो। आपको अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसी तरह से अन्य वर्गों के लिए भी यहाँ हमने कट ऑफ बताई हुई है, आप उसे देख सकते हो। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि जॉइनिंग आपको कब तक मिल सकती है। देखिए एग्ज़ाम देने के बाद आपने कट ऑफ देखी, आप अपने स्कोर को लेकर के सुरक्षित महसूस कर रहे हो और आप सभी को रिज़ल्ट का इंतजार भी होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, रिज़ल्ट आना एक अलग बात है और जॉइनिंग मिलना एक अलग बात है। आपने राजस्थान में कई भर्तियों में देखा होगा, रिज़ल्ट आ जाता है, नियुक्ति के पत्र भी आ जाते हैं, लेकिन जॉइनिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, आपकी जो असमंजस की स्थिति है उससे आपको बाहर निकाला जाए, आप सुरक्षित महसूस कर सको अपने भविष्य को लेकर, इस परीक्षा को लेकर के। और वो तभी सुरक्षित होगा जब आपको जॉइनिंग मिलेगी, क्योंकि जब जॉइनिंग मिलेगी तो आपको उसके वेतन और बाकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और इसी के लिए आपने इसकी तैयारी भी की थी। जॉइनिंग को लेकर भी कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बोर्ड की वेबसाइट पर लगातार नोटिस आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे बोर्ड की वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मची हुई है, रोज़ कोई ना कोई नोटिस आता रहता है। हालांकि अवकाश के टाइम पे वेबसाइट शांत रहती है, लेकिन उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि कभी आंसर की आ रही है, कभी डीवी के लिए नोटिस आ रहे हैं, कोई ना कोई नोटिस आ ही रहा है। तो उसको देखते हुए लगता है कि ये भर्ती की प्रक्रिया जल्दी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे परीक्षा होने के बाद प्राथमिक उत्तर कुंजी लगाने के लिए बोर्ड ने काफ़ी समय लिया। उनको लेकर के काफ़ी मजाक भी बनी कि बोर्ड ने इस तरह का पेपर क्यों बनाया जब वो खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी मनोरंजन भी हुआ उनको सुनकर। लेकिन जो सार की बात है वो ये है कि सिलेबस बनाना, पेपर बनाना, उसका रिज़ल्ट जारी करना, ये सब बोर्ड का अधीन है। बोर्ड अपनी जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है रिज़ल्ट जारी करता है। और जिस तरह की बोर्ड की गति है कार्य करने की, इन दिनों जिस तरह से नोटिस आ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि रिज़ल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। आप सभी रिज़ल्ट के लिए तैयार रहिए। लेकिन अगर बात ज्वाइनिंग की जाए तो उसको लेकर भी एक चर्चा है। अभ्यर्थी आपस में इस तरह की चर्चाएँ कर रहे हैं कि नया सत्र शुरू हो चुका है, विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षकों की जो तलाश है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उनकी परीक्षा ली जा चुकी है लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है, रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया से पहले भी राजस्थान में कंप्यूटर की वजह से पढ़ाई जाती थी। अब हम ये चर्चा नहीं करना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई जाती थी, कौन पढ़ाता था, लेकिन जब कंप्यूटर शिक्षक नहीं थे तब भी प्रक्रिया जारी थी और अब भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, यदि बोर्ड को ज्वाइनिंग वर्तमान शिक्षा सत्र से पहले करानी होती तो परीक्षा का आयोजन काफ़ी पहले किया गया होता। इसके आयोजन को जून तक के लिए विलंबित नहीं किया जाता। हालांकि परीक्षा हो गई है, आंसर की भी आ गई है, आप सभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है रिज़ल्ट इस महीने या अगले महीने, जब कभी बोर्ड की प्रक्रिया पूरी होगी, रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर चर्चा की जाए, मान लेते हैं अगर रिज़ल्ट इस महीने आ जाता है, रिज़ल्ट आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, आपके प्रमाण पत्र जांचे जाएंगे, इसके बाद भी और अन्य तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की जाएंगी। और जिसे देखकर कम से कम लगता है 2 महीने का समय कम से कम लगेगा। केवल प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, और भी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनका पूरा किया जाना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो ज्वाइनिंग को लेकर अभी टाइम लग सकता है। हालांकि रिज़ल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग में भी टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आपने अब तक की हमारी चर्चा को सुना, हो सकता है आप हमारी बातों से सहमत हों। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आप हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं या फिर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं। आपके सभी विचारों का हम सम्मान करते हैं और समय रहते आपके विचारों का जवाब भी दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की चर्चाएँ और सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके बहुमूल्य समय का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।